यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के उद्देश्य के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम आज क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे उसे देख लेते हैं। हम पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे। पुराने प्रश्न पत्रों के अवलोकन से हम ये पता लगाएंगे कि पटवारी में 73वें संविधान संशोधन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित अनुच्छेद से हर वर्ष क्वेश्चंस आते हैं। हम आपको एक चार्ट देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ ट्रिक्स के द्वारा आपको याद करवाएं और आप उन्हें याद करें ताकि अच्छे नंबर ला सकें। उसके बाद 11वीं अनुसूची में सम्मिलित 29 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने छांट के इकट्ठे कर लिए हैं एक चार्ट में, आप उन्हें याद कर सकते हैं। हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पंचायती राज के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधान क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, इसके साथ ही कार्यकाल के बारे में भी हम बात करेंगे। वित्त आयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे और अंतिम में हम चलते चलते तथ्य संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज ये होगी कि चलते चलते तथ्य संग्रह में जो चीजें हमसे मिस होंगी उन चीजों को हम इकट्ठा करके आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन से आपको यह पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चंस उन्हीं को रखे हैं जो वर्ष 2017 में पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत को संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत या अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में ही हम एक कीवर्ड में आप लोगों को बताया था, आओ, ए और ओ, मतलब अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक ओवरऑल 16 अनुच्छेद इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 243। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? उस पर ध्यान दे देते हैं। संसद सदस्य, इसमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में, किसी भी पंचायत, यहां पर किसी भी पंचायत का मतलब है ग्राम पंचायत से मतलब है, जनपद पंचायत से मतलब है, और जनपद पंचायत के बाद जिला पंचायत से मतलब है। मतलब इन तीनों पंचायतों में से कौन सा सदस्य नहीं बन सकता है? अब हम ऑप्शन देखते हैं। जब ऑप्शन देखते हैं तो संसद सदस्य, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। जब हम जिला परिषद पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य जनपद पंचायत का सदस्य होता है। इसके अलावा विधान परिषद का सदस्य किसी का भी सदस्य नहीं होता, यही इसका आंसर होगा। और पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि तो सदस्य होता ही है। तो इसका सही आंसर क्या है? विधान परिषद का सदस्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंचायत में से पंचायत का कौन सा भाग भारत के पंचायती राज का संवैधानिक प्रणाली का भाग नहीं है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और खाप पंचायत। सीधी सी बात है, इसका उत्तर खाप पंचायत होगा, क्योंकि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत संवैधानिक प्रणाली का भाग है। और बलवंत राय मेहता में भी इन तीनों प्रणालियों के बारे में बताया गया है, जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज मुख्य रूप से की विचारधारा पर आधारित है। देख लेते हैं। राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने से, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है, सामुदायिक विकास से संबंधित है, या फिर राजनेताओं के विकास से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार और देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारी नजर आती है सामान्य परिचय की।
73वें संविधान संशोधन का जो हुआ था और जिसे संविधान में जोड़ा गया था, तो संविधान में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई थी, इसका क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक साथ कुछ चीजों को इकट्ठा किया है जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखने की जरूरत है कि 73वें संविधान के द्वारा संविधान का 9वां भाग जोड़ा गया। क्वेश्चन आ सकता है कि 9वां भाग किससे संबंधित है, आपको 73वां संविधान संशोधन टिक करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। कीवर्ड फिर से मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आओ। 243 ए से 243 ओ तक 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुसूची की बात होती है। इसमें 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपसे पूछा जा सकता है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको सही आंसर देना है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, जब 11वीं अनुसूची जोड़े गए तो उनमें टोटल 29 विषय, तो यहां पर याद रख लीजिए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 29 विषय जोड़े गए। कौन कौन से विषय जोड़े गए उसकी चर्चा हम इसी वीडियो में अगले भाग पर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 73वें संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख दिनांकों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दिनांकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहली दिनांक है 22 दिसंबर 1992, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित हुआ। दूसरी डेट है 23 दिसंबर 1992, संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। तीसरी डेट है 20 अप्रैल 1993, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। और एक महत्वपूर्ण डेट है 24 अप्रैल 1993, 73वें संविधान संशोधन जो देश में लागू हुआ। और इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। ठीक है, जैसे याद रखने की ट्रिक ये है, जैसे 23 दिसंबर मेरे कजिन का बर्थडे है। ठीक है, तो इसको रिलेट करके मैं इस डेट को याद रख पा रहा हूं। इसी प्रकार किसी के गर्लफ्रेंड का, किसी के बॉयफ्रेंड का बर्थडे है तो वो डेट याद रख सकते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, जिसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है वो अपने कजिन से भी काम चलाकर आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य बातें भी आपको याद रखने की जरूरत है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य सूची का विषय के बारे में ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। पंचायती राज को राज्य सूची का विषय माना गया है और राज्य सूची को 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। एक्चुअली 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बात की गई है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाने की, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है तो इस पर कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार कानून बना सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी का नाम याद रखना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि शंकर दयाल शर्मा हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा थे। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब हमारा 73वां संविधान संशोधन निकाला गया था, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। हालांकि जब हम राजनीतिक पंचायती राज के विकास के बारे में बात कर रहे थे तो हमने 1977 वाली घटना के बारे में चर्चा किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और बोलता है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आपको आंख मूंद के एक ही आंसर लगाना है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पंचायत राज से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद आ जाते हैं। इन अनुच्छेदों को, ये आर्टिकल याद रखना बहुत ही जरूरी है। हर साल इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चार्ट आपको बार बार पढ़ना है। आप चाहे तो दीवालों में इन्हें चिपका लें और याद कर लें, एक क्वेश्चन का फायदा जरूर मिलेगा। और आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में, कंपटीशन के टाइम में आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन का महत्व क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने चार्ट आ जाता है। इन्हें कुछ ट्रिक्स के द्वारा भी मैं याद दिलवाने की कोशिश करूंगा और आप अपनी ट्रिक से भी इन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन याद करिए, मेरा कहना केवल एक
ये है। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं बताई गई हैं, सामान्य चीज है, इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि 243 में परिभाषाओं की चर्चा की गई है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 243 ए आता है, इसमें ग्राम सभा की चर्चा की गई है। अब यहां पर आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे जब ABCD शुरू होती है तो ABCD का पहला शब्द होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब पंचायत व्यवस्था की बात की जाती है तो ग्राम सभा जो है उसका सबसे पहला, सबसे प्राथमिक संस्था क्या होती है, ग्राम सभा होती है। तो यहां ए होती है और यहां ग्राम सभा होती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बी से जब याद रखना है आपको, जिसमें पंचायत के गठन आते हैं, ठीक है। गठन को आप कैसे याद रख सकते हैं, बी से बंडल। बंडल का मतलब होता है एक गट्ठा होता है, ठीक है, किसी चीज का, जैसे बंडल गठान बंधी होती है या एक गठरी होती है गठन से। तो बी से आपको बंडल याद रखना है, बंडल के साथ आपको क्या याद रखना है, गठन। मतलब पंचायतों के गठन के बारे में जब बात की जाती है तो बी से बंडल और गठन के बारे में बात करना है। सी से जब सी को याद रखना है तो सी में संरचना के बारे में याद आता है। सी से मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको संरचना प्रदान की जा रही है। तो सी से जब कंस्ट्रक्शन वाली बात हो तो संरचना को यहां पे बता देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अनुच्छेद 243 डी आता है। अब डी को कैसे याद रखेंगे, यहां पर आरक्षण की बात की जा सकती है। तो डी से कीवर्ड क्या आ जाएगा, डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना, मतलब आरक्षण को बांटना। गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को, जैसे एससी के लोगों को आरक्षण में हिस्सा बांटा गया, एसटी के लोगों को आरक्षण में हिस्सा बांटा गया, महिलाओं को आरक्षण में हिस्सा बांटा गया। तो डी से डिवाइड मतलब बांटना, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है ईयर। यदि आप हिंदी में इसको इस तरह से लिखते हैं ईयर, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो ई है वो समय से रिलेटेड है, ईयर। वैसे तो स्पेलिंग वाई से शुरू होती है, लेकिन आपको हिंदी वाले ई को याद रखना है। ई का मतलब ईयर है और ईयर का मतलब समय से है और समय का मतलब अवधि से है। तो यहां पर 243 ई में जब अवधि की बात की जाती है तो 243 ई हो गया, ठीक है। अब जब एफ की बात करते हैं, एफ में आपका कीवर्ड हो जाएगा फेल, ठीक है। फेल याद रखना है। फेल कैसा, यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो एफ जो है वहां पे आपके पास योग्यता नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। तो सदस्यता के योग्यता से संबंधित बातें किसमें की गई हैं, एफ में, यहां पे फेल होना, ठीक है। ऐसा करके आपको याद रखना है। जी से गवर्निंग पावर याद रखिए, पंचायत को दे दी गई है। गवर्निंग पावर से क्या याद रखना है, शक्ति, मतलब जी में क्या है, गवर्निंग पावर दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य अनुच्छेद भी आते हैं, जिसमें से 243 एच, ठीक है, 243 एच आता है। जब 243 एच आता है तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा कोड नहीं मिल पाया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 243 आई में आपका कीवर्ड है इनकम, ठीक है। इनकम का मतलब आय से होता है, आय का मतलब वित्त से होता है। तो राज्य वित्त आयोग की किसमें चर्चा की गई है, आई में की गई है, ठीक है। इसी प्रकार जे में भी मेरे पास कुछ ट्रिक नहीं था, आप बना लीजिएगा, याद रखिएगा, लेखांकन की बात जे में की गई है। के बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 243 के, पंचायतों के निर्वाचन के बारे में बात की गई है, आपको याद रखना है। एल से आपको याद रखना है, यहां पे लागू शब्द है एल से, तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने से संबंधित है, तो यहां पर एल याद रखना है। एम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ओ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें निर्वाचन संबंधित मामले जो है न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रतिबंधित किए गए हैं। यहां पर वर्णन लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, प्रतिबंधित किए गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने कोशिश करी है याद करवाने की। आपकी दूसरे तरीके हो तो आप दूसरे तरीकों से याद रखिए। बस मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें आपको याद होना चाहिए, जिससे आप पटवारी का एग्जाम आसानी से निकाल सकें। ये छोटी छोटी चीजें ही उसमें पूछता है और आपको घबराना नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने विषय की चर्चा होती है। तो सबसे पहले तो आपको यही रखना है याद कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अब ये जो विषय दिए हुए हैं, मैंने पूरे विषय तो नहीं लिखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करूंगा यहाँ पे। इनमें से आपके प्रश्न कैसे पूछ सकता है, उनमें से प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कि 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है,
4 ऑप्शन दे देगा, आपको छांटना पड़ेगा जो सम्मिलित नहीं है। या इस तरह से तो दे सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है। तो आप यदि एक नज़र डाल के रखेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखेंगी, 4-5 बार देख लेंगे तो ठीक है। तो जैसे कृषि एक विषय है, पशुपालन एक विषय है, भूमि विकास भूमि सुधार से संबंधित विषय को रखा गया है, लघु सिंचाई जल प्रबंधन से संबंधित विषय को रखा गया है, ग्रामीण आवास को रखा गया है, पुस्तकालय को रखा गया है, सामाजिक वानिकी को रखा गया है। इसके अलावा लघु वन उपज, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछता है, आपको याद रखना है कि 29 विषयों में लघु वन उपज को भी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही लिस्ट आगे बढ़ती है। सबसे पहले आता है हमारे सामने, सबसे पहले आता है लघु और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। यदि पूछता है तो आपको लगाना है कि ये विषय के अंतर्गत है। इसके अलावा सड़कें, पुलिया, अन्य संचार साधन से संबंधित बातें भी इसके अंतर्गत रखी गई हैं। शिक्षा से संबंधित बातें रखी गई हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण को भी रखा गया है। महिला एवं बाल विकास को भी 29 विषयों के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा समाज कल्याण के विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया है। आप इस सूची को 2-3 बार पढ़ लेंगे, बस आपको सूची और उनके नाम और कुछ नामों को याद रखना है। 29 नाम याद भी नहीं होते, लेकिन कुछ जो और चीजें दिख रही हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दे दिया तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ वर्ड निकाल के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ बेल आइकॉन दबा सकते हैं ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था की संरचना। यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कौन सी संरचना है, कैसी संरचना है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा, प्राथमिक स्तर पर ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। मैंने बताया कि जैसे ABCD में ए सबसे पहले आता है, उसे जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो ग्राम सभा सबसे प्राथमिक संस्था होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का निर्माण प्रत्येक गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा कैसे बनती है, तो उसमें आपको यही ऑप्शन टिक करना है कि प्रत्येक गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता की कमेटी में जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है उसमें भी बताया गया है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड के स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात की गई है त्रिस्तरीय में, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि किसी राज्य की जनसंख्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको यह जरूर याद रखना है कि किसी भी राज्य की, ठीक है। जैसे अपने मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लगाई गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, चीजें पसंद आ रही, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है राज्य निर्वाचन आयोग। आयोग की चर्चा हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ ये हम याद रखिए आप 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है, और मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं फिर से एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, 73वें संविधान संशोधन की चर्चा हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि चुनाव की जो पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है वो के में की गई है। हमने चार्ट में देखा है, इसीलिए चार्ट याद करना आपको जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम जब दूसरी चीज देखते हैं तो नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको राज्यपाल टिक करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि सेवा शर्तें और कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल, तो ये भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको राज्यपाल टिक करना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। जो कंफ्यूज्ड पॉइंट होंगे मैं उनको खुद ही हाईलाइट करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा सकें। इसके बाद इनके काम क्या होते हैं, तो नामावली तैयार करना होता है, संगठन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष जरूरी होता है, ठीक है। जैसे विवाह के लिए एक युवक 21 वर्ष में तैयार हो जाता है, तो गांव का मुखिया बनने के लिए भी वो 21 वर्ष में तैयार हो सकता है, हो जाता है। ये योग्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि अयोग्यता संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रक्रिया की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। जब चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन, मैं आपको बार बार बात याद दिला रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही है, ओवरऑल 73वें संविधान संशोधन की बात चल रही है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ग्राम, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत में सदस्यों का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अधिक जानकारी हम जब इसके व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्राप्त करेंगे। घबराना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं बस आप उतना याद रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे ये सब चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि ब्लॉक, जिला स्तर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, आप देखते होंगे किस तरह से कई जगह देखने को मिलता है कि जनपद पंचायत के सदस्यों को किडनैप कर लिया गया, जिला पंचायत के सदस्यों को। ये चुनाव अभी जब 2022 में चुनाव हुआ जुलाई में, तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हमारे आंखों के सामने से गुजरी हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, हमको इनको समझना चाहिए। मैं बस इसलिए लिख के बता रहा हूं आपको ताकि आप एग्जाम में सफल हो। ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच का चुनाव राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से कराया जाएगा। हाँ, ये हाईलाइट है, इसको आप स्टार बना लीजिए, 2 स्टार बना लीजिए। कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। कैसे है कंफ्यूजिंग पॉइंट? कि ग्राम पंचायत का मुखिया, राज्य विधानमंडल ये निर्धारित करेगा कि वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में हमारे पंचायत का चुनाव, जो पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। हो सकता है कि कोई दूसरा राज्य चाहे कि पंच मिलकर अपना सरपंच चुने, तो ये विधानमंडल को अधिकार 73वें संविधान संशोधन में दे दिया गया है कि ये अधिकार राज्य आप अपने पास रखो कि आपको सरपंच प्रत्यक्ष रूप में चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप में चाहिए। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 73वें संविधान संशोधन की। अभी हम मध्य प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें ओवरऑल लेके चलना है। ठीक है, तो मुखिया या कभी आता है क्वेश्चन तो आपको राज्य विधानमंडल टिक करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण से संबंधित प्रावधान आता है। ठीक है, आरक्षण से संबंधित प्रावधान। अब हम देख लेते हैं आरक्षण में कौन कौन सी बातें की गई हैं। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के स्थान को आरक्षित किया गया है। किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में क्या बोला गया है कि आपको अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और महिलाओं को तो आरक्षण देना ही है। ठीक है, अब इसके बारे आगे क्या होता है? ठीक है, इसके आगे ये है कि आरक्षण जो है महिलाओं का, वो 33% आरक्षण महिलाओं को देना है। ये हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो 33% है ये 73वें संविधान संशोधन में बोला गया है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 50% पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि केंद्र ने तो ये बोल रखा है कि मिनिमम आपको 33% देना है और अधिकतम राज्य के विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि वो कितने % देना चाह रही है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। एक बात और, एक फैक्ट मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें महिलाओं का 50% आरक्षण दिया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको उसमें बिहार टिक करना है। ठीक है, और एक दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारा मध्य प्रदेश भारत में ऐसा दूसरा राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज के चुनाव में 50% आरक्षण दिया है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने 50% आरक्षण दिया है। ये पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो राज्य मंडल की सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण दिया जा सकता है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 स्टार कर लीजिए। कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। कैसे कंफ्यूजिंग है? कि यदि कोई राज्य चाहता है कि हमको पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना है, अभी अपने मध्य प्रदेश में भी बहुत कोर्ट केस चले हैं और बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए और पता होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें। तो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात ये कौन कर सकता है? केंद्र से इसको कोई मतलब नहीं था। और अभी हम बात कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन की, तो उसमें तो बोल दिया गया कि भैया वो राज्य चाहे तो दे दे पिछड़ा, वो संभाले पिछड़े वर्ग को। ठीक है, तो यहां पर यह बात क्लियर कर देना जरूरी है कि जब पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण की बात होती है तो ये किस पे डिपेंड करता है? राज्य सरकार पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो वो केंद्र के ऊपर डाल देगा कि हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि केंद्र मना कर पा रहा है। ठीक है, केंद्र ने क्लियर कर दिया है कि राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल के बारे में कुछ जानकारी।
एकत्रित कर लेते हैं। सबसे पहले तो आसान चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए और होगा भी कि कार्यकाल पंचायतों में तीनों संस्थाओं का 5 वर्ष होता है। इसके अलावा 5 वर्ष पूर्व यदि विघटन हो जाता है, आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने की है, आप एक स्टार लगा सकते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए कि 5 वर्ष पूर्व यदि उनका विघटन हो जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेना है। मान लीजिए कि 2.5 वर्ष हुए और उस समय सरपंच की डेथ हो गई किसी कारण से, ठीक है। जब डेथ हो जाएगी तो डेथ के 6 महीने बाद, मतलब 3 साल पूरे होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि कार्यकाल यदि 6 से अधिक बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए पंचायत का गठन होगा, और यदि 6 माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए सरपंच की डेथ 4.5 साल में होती है और 5 साल होने के लिए केवल 6 माह ही बचे हुए हैं, तो इस स्थिति में चुनाव नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। इस स्थिति में यदि 4.5 साल बचे हुए हैं तो इस स्थिति में चुनाव नहीं होंगे, ये पॉइंट यही बोल रहा है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में जब हम जानकारी, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि वित्त आयोग की चर्चा 243 आई से इनकम, आय से वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई ट्रिक है अपने से है, यदि आपके पास है ऐसी कोई ट्रिक है तो उस हिसाब से याद रखिए, मेरी बातों पे ध्यान मत दीजिए। और नहीं याद हो रहा है तो आई से इनकम, इनकम से आय को याद रखते हुए आप वित्त को याद रख सकते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो वित्त आयोग में बोला जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें यह बोलता है कि यह वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थान के बीच बंटवारे के संबंध की सिफारिशें करता है। तो इसका एक काम क्या है कि राज्य सरकार और पंचायती राज संस्था के बीच जब धन का बंटवारा होना चाहेगा तो उसमें कौन भूमिका निभाता है, तो वित्त आयोग, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आयोग यह भी तय करता है कि राज्य के संचित कोषों में पंचायत को कितना धन दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से वित्त आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। जब नहीं है तो उसमें चुन लेंगे, और ये वाले कार्य जो मैं बता रहा हूं वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय भी ये सरकार को कौन बताएगा, तो वित्त आयोग बताएगा। इस हिसाब से हम देखते हैं तो वित्त आयोग के 3 काम हमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से ऊपर नजर आते हैं, ठीक है। एक अंतिम बिंदु यह है कि वित्त आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो उसमें राष्ट्रपति भी ऑप्शन हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, राज्यपाल भी हो सकता है, मुख्य चुनाव आयोग भी हो सकता है। तो आपको सही टिक क्या करना है, राज्यपाल करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है चलते चलते तथ्य संग्रह। देखते हैं कौन सी बातें इसमें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको यही रखना है कि आयुक्त जो है वो राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। मैंने पीछे चर्चा करी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। वास्तव में यहाँ पे राष्ट्रपति इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में यह लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद्धति की तरह ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। और उस पद्धति में किसकी भूमिका होती है, राष्ट्रपति की होती है। कभी मौका मिला तो हम उसकी पूरी पद्धति को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है कि जब राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें आप 3 स्टार बना लीजिए और इसे याद रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक समिति में चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर में चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था। कभी यदि पूछता है कि चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था, तो आपको अशोक मेहता कमेटी सही टिक करना है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने पर सुझाव दिया। मैंने पहले भी बताया था कि बलवंत राय मेहता जो हैं वो ग्रामीण विकास पर अत्यधिक महत्व देते हैं। वो ये चाहते थे कि गाँव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़े, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पंचायती समिति को ज़्यादा शक्तिशाली बताया जाए। अगला बिंदु यह है कि आय का जो पंचायती राज का सबसे बड़ा स्रोत है वो सरकारी अनुदान पे है। आज भी सरकारी अनुदान पर ही हमारी पंचायत निर्भर है। कहीं ना कहीं बहुत से विचारकों का ये भी मानना है कि पंचायती राज्यों का विकास ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो आज भी सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अपने से अनुदान का, अपने से कमाई का स्रोत आज भी पंचायती राज
नहीं बना पाई है। ये एक बहुत दुखद चीज़ है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, कई विचारकों ने ऐसा बोला है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ ये है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी संसद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जो हम सांसद चुनते हैं उनके द्वारा, लेकिन ग्राम सभा में ऐसा नहीं है। ग्राम सभा में वहाँ की जनता सम्मिलित होती है और वहाँ की जनता ही डिसीजन लेती है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत में यदि पूछा जाए तो आपको ग्राम सभा ही टिक करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने आगे बिंदु आता है, पॉइंट आता है कि भारत के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षित स्थानों को चलानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है। चलानुक्रम प्रावधान से कैसे मतलब है, जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, किसी जिले में, तो उस गांव में यदि इस साल एससी की सीट दिया है तो हो सकता है अगले साल एसटी की दे दे, फिर अगले साल ओबीसी की दे दे, फिर अगले साल महिला की दे दे। ठीक है, जब महिला तक पहुंच जाएगा तो फिर वो उसके बाद फिर एससी को देगा, फिर एसटी को देगा, फिर ओबीसी को देगा, फिर महिला को देगा, फिर एससी को देगा, फिर एसटी को, फिर ओबीसी, फिर महिला। इस तरह से ये चक्रानुक्रम चलता रहता है। अभी बहुत सारा विवाद में आया था कि किस पद्धति को अपनाया जाए और बहुत सारे सरपंच लोग ये चर्चा कर रहे थे, भैया हमारे में क्या जनरल सीट आ रही है, ओबीसी आ रही है, ये आप सुने होंगे आसपास और सुनना भी चाहिए। व्यवहारिक रूप से यदि जानकारी रहेगी तो लिखी हुई चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगी, ये बात आप याद रखिए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। मैंने कीवर्ड बताया है आओ, आओ ए से लेकर ओ तक 16 अनुच्छेद जो हैं वो जोड़े गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 73वां संविधान संशोधन अप्रैल 1994 के आधार पर पहला चुनाव करवाया था। ये हमारे लिए एक गर्व की विषय है कि भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़ी जो व्यवस्था है उसको शुरुआत करने का जो और उसका जो चुनाव कराने का हक मिला वो मध्य प्रदेश को मिला, जिस राज्य में हम रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। अगली क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को हम बड़े ही डिटेल रूप से पढ़ेंगे और हर चीज़ें आपको समझ में आए, मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द साधक द अचीवर में जाकर जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से सीधे जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिखने में अपना टाइम खराब ना करें, यहाँ से पीडीएफ उठाएं और सीधा पढ़ें। ठीक है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।